हेलो गाइस, क्लास 9th थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन चैप्टर की जो बेसिक बातें थी वो हम इससे पहले एक वीडियो कर चुके हैं, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख ले। उसके बाद हम पहुंचेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज करते हैं डिस्कस। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारे पास ग्रेविटेशन का लॉ है उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखो हमारे पास मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। एक ए ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है, कोई दूसरा बी ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 है, और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे हैं। उस डिस्टेंस को हम r से भी डिनोट कर सकते हैं और उस डिस्टेंस को हम d से भी डिनोट कर सकते हैं। दैट डजेंट मैटर। क्लियर। तो यहाँ से इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद इसका डेरिवेशन। तो देखिए क्या है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज गिवन बाय न्यूटन। जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो न्यूटन ने दिया था। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था और इसीलिए इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। ये हम फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या हर एक बॉडी यूनिवर्स के अंदर अट्रैक्ट करती है हर दूसरी बॉडी को विद ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस फोर्स से? विद ए फोर्स, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर मासेस हमारे पास ज़्यादा हैं तो फोर्स भी ज़्यादा मिलेगा, उधर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। अगर मास कम है तो फोर्स भी कम लगेगा। डायरेक्टली का मतलब यही है। तो यही कहता है अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों के मास का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बता रहा है? फोर्स के बता रहा है। क्लियर है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? सबसे पहले तो इनवर्सली का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इनवर्सली का मतलब है अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ जो डिस्टेंस है r, उस डिस्टेंस के फोर्स क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमने क्या बताया यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस r है तो जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस की स्क्वायर के। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? r स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो फोर्स बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम हो रही है, यानी कि दोनों मासेस जो दोनों बॉडी हैं बिल्कुल पास में हैं तो डिस्टेंस कम होगी, फोर्स ज़्यादा लगेगा। जितने दूर जाते जाएंगे उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर होगी वो कम होती जाएगी। क्लियर है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी? दोनों बॉडीज लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, यानी कि सेंटर पॉइंट से देखेंगे। ये मास की कोई बॉडी है m1, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से स्टार्ट करके और जो यहाँ पे दूसरी बॉडी का सेंटर पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को देखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। क्लियर है। सपोज टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2। हम मान लेते हैं दो बॉडी हमारे पास, ए जो बॉडी है उसका मास m1 है, बी जो बॉडी है उसका मास m2 है। आर लाइंग एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, और दोनों के दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं। लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज बी f। दोनों बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? f फोर्स लग रहा है। ये बात हमने सपोज कर ली। नाउ अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला? द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों के दोनों बॉडी जो है उनका मासेस है m1 और m2, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के।
कौन? फोर्स। तो लिख देंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। सेकेंड पॉइंट कहता था फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फोर्स होगा बिटवीन टू बॉडीज, दोनों बॉडीज के बीच में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस आर है उसकी स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफ इनवर्सली आर स्क्वायर। क्लियर? दोनों स्टेटमेंट यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। यही हमने यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट में लिखा था, और यही पॉइंट हम डेरिवेशन करते जाएंगे तब लिखेंगे। तो यहाँ एक इक्वेशन ये बन चुकी है, एक इक्वेशन ये बन चुकी है। अब दो इक्वेशन है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ये भी फोर्स की वैल्यू है, ये भी फोर्स की वैल्यू है। तो दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स डायरेक्टली किसके हैं? m1 m2 के, और डिवाइड बाय क्या है? आर स्क्वायर। ऐसा हम दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। येस और नो? येस लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशन से हमने ऐसा लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ डायरेक्टली m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, प्रोपोर्शनलिटी जब भी साइन हटता है तो इक्वल का आता है साइन, और साथ में कुछ कांस्टेंट आता है। तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा और कोई कांस्टेंट आएगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। क्लियर है? तो एफ इक्वल कैपिटल जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज ए कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है? कोई कांस्टेंट है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहे हैं। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द बॉडीज, और ना ही जी की वैल्यू बॉडी के जो मासेस हैं हमारे पास उन पे डिपेंड करेगा, और द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ना ही वो कितनी दूर रखे गए हैं या पास रखे गए हैं दो ऑब्जेक्ट, ना ही उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? ये अपना इसकी खुद की कुछ वैल्यू होती है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। द अबव फॉर्मूला गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ का था जब दो बॉडी हमारे पास हैं, मास है उनका, एक का m1 दूसरी का m2, और जो डिस्टेंस r से एक दूसरे से दूर है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एनीवेयर इन दिस यूनिवर्स। इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्स के अंदर। एंड इट इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ये वाली। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही बात बार बार रिपीट हो रही है, और देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हम डिस्टेंस को स्क्वायर करके इनवर्सली कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं, यानी कि जो दो बॉडी अगर 1 मीटर पे रखी है तो उनको हमने 2 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 1/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, 1/4 आ गई किसकी वैल्यू? फोर्स की वैल्यू। हम ऐसा ही तो कर रहे हैं। एंड इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, अगर हम उनके डिस्टेंस को हाफ कर दें, मान लो हमारे पास पहले 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, अगर उनको हाफ कर दिया, हाफ करके 1/2 हो जाएगा। 1/2 के स्क्वायर 1/4, और 4 ऊपर जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। ऐसा ही कह रहे हैं। इफ वी हाव द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 टाइम्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहे हैं, बिकॉज क्योंकि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज हैविंग मासेस वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल। सभी बॉडी पे अप्लाई है, ये एप्लीकेबल है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ बोल रहे हैं। चाहे इसका मास कितना भी हो, चाहे वो बिग है स्मॉल है बॉडी, वेदर द बॉडीज आर टेरेस्ट्रियल विच आर ऑन अर्थ, और celestial which are in outer space such as the stars, planet and satellites। कोई भी हो, कोई किसी भी बॉडी के लिए, हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है? यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट थी, फॉर्मूला था, और इसके बारे में
क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्रिपल कर दें तो क्या होगा, ये सब कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करें हम, यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। जो जी की वैल्यू निकाली अभी, उसके यूनिट की बात करें तो क्या आएगी, देखो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r अपार्ट इज गिवन बाय। तो यहाँ से स्टेटमेंट लिख देंगे F इक्वल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इतना तो हम पढ़ के आ चुके हैं, क्लियर। दिस कैन बी रीअरेंज्ड टू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एज फॉलोज। जो जी की वैल्यू है उसको हम निकालेंगे, इसको सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 हो जाएगा। जी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ से जी को एक तरफ रखेंगे तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो जैसे m1 m2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, आर स्क्वायर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो ये हमने लिख दिया, जी इक्वल एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2, क्लियर। नाउ द यूनिट ऑफ फोर्स एफ इज न्यूटन। फोर्स की यूनिट, ऐसा यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है, तो फोर्स की जगह पे न्यूटन रख देंगे। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस आर इज मीटर। जो डिस्टेंस है उसको हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, ये भी हमें पता है। एंड द यूनिट ऑफ मासेस m1 एंड m2 इज किलोग्राम। और जो मास है उनको हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। सो द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बिकम्स, एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, यहाँ से तो क्या बनेगी, इसकी रख दी हमने न्यूटन, डिस्टेंस को ले दिया मीटर स्क्वायर में, मासेस किस में लेंगे, केजी स्क्वायर में, क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ग्रेविटेशनल जो जी है हमारे पास उसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात, ओके। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। जी की जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी, है ना। तो इसलिए हम इस जी की जो फिक्स वैल्यू होती है वो निकालेंगे, कैसे, कितनी आएगी, देखो इफ द मासेस m1 एंड m2 ऑफ द टू बॉडीज आर 1 kg। हम क्या मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं जो दो बॉडी थी हमारे पास उनका मास कितना है, 1 kg है, एंड द डिस्टेंस आर बिटवीन दैम इज 1 मीटर, और डिस्टेंस भी उनका कितना है, 1 मीटर अपार्ट है एक दूसरे से। देन पुटिंग m1 इक्वल 1, m2 इक्वल 1 kg, r इक्वल 1 मीटर इन द अबव फार्मूला। यहाँ पे हम क्या रख देंगे, मान लो m1 m2 1 1 है, r स्क्वायर भी 1 है, तो f इक्वल क्या मिल रहा है, g मिल रहा है। तो क्या मिला, f इक्वल g, वेयर m1 m2 1 kg, r 1 मीटर। क्लियर हुई ये बातें, ठीक है। अभी देखो 10 द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू है न्यूमेरिकली इक्वल हो सकती है किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के, कब, विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस केप्ट एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जब दोनों का मास एक यूनिट है यानी कि 1 1 है, और डिस्टेंस भी दोनों के बीच में कितना है, 1 मीटर ही है। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g हैज बीन फाउंड टू बी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या कह रहा है, जो जी की वैल्यू फाइंड आउट करी हमने वो कितनी मिली है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू है, इसकी याद करनी है, यहाँ से यूनिट भी लगानी है साथ में, जो यूनिट का डिस्कस हम करके आ चुके हैं अभी। द एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी टेल अस दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स विल बी वेरी वेरी वीक। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है उससे हम क्या बोल सकते हैं, जो ये फोर्स है वो बहुत ही वीक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दो ऑर्डिनरी जो ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत ही वीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हैज बीन डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग केयरफुल एक्सपेरिमेंट विद 2 गोल्ड बॉल। जो जी की वैल्यू डिटरमाइन की है वहाँ पे परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो 2 बॉल ली थी, वो किसकी थी, गोल्ड की। 2 हैवी गोल्ड बॉल वर सस्पेंडेड नियर ईच अदर। दोनों की दोनों गोल्ड की जो बॉल थी वो सस्पेंड कर रखी थी, आपस में पास में ही थी, नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास थी, बाय स्ट्रॉन्ग बट डिलिकेट थ्रेड्स। किसे बांध रखा था, थ्रेड से। द फोर्स बिटवीन द 2 गोल्ड बॉल वॉज देन मेजर्ड। Knowing the force of masses of the gold balls and the distance between them, the value of g was calculated by using Newton gravitation formula। जो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला है न्यूटन का, उससे g की वैल्यू फाइंड की थी। The experiment with gold ball gave the value of gravitational constant g as
तो उस एक्सपेरिमेंट से जी की वैल्यू हमें क्या मिली 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. प्लीज नोट दैट though the exact value of gravitational constant is 6.67 into 10⁻11 Newton meter square per kg square, but many times it is taken as 6.7 into 10⁻11 Newton meter square per kg square. लेकिन हम क्या लेते हैं, ज़्यादातर 6.67 ना लेके 6.7 राउंड फिगर में ले लेते हैं इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जस्ट फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन. कैलकुलेशन ईजी हो जाए उस वजह से हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम. द फॉर्मूला F इज इक्वल टू gm1m2 by r स्क्वायर कैन बी यूज टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एनीवेयर इन दिस यूनिवर्स. ये बात हो चुकी है डिस्कस की, इसको हम यूनिवर्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं. इन ऑल द केसेस द वैल्यू ऑफ g 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एंड मास m1 m2 आर द मासेज ऑफ टू बॉडीज. आर क्या है, डिस्टेंस है दोनों के बीच की. द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज ए वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी देखते हैं. एंड इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और ये किधर एक्ट करेगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज. जो दोनों बॉडीज के मास है सेंटर है उनको जब लाइन ज्वाइन करवाते हैं तो वहां से हमें फोर्स की डायरेक्शन मिलती है. क्लियर हुई ये बात? यस. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट आएगा इसी का, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज. एक ऑब्जेक्ट हमारे पास स्मॉल होगा, एक बिग होगा, तो उसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.